कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आज हम लोग जानेंगे कि समीकरण क्या होता है। ठीक है, हम लोग जो भी पढ़ रहे थे पीछे, ये उसी से जुड़ी हुई आगे कड़ी है। तो अब हम लोग जो भी पीछे जहाँ तक पढ़े थे उसके आगे है समीकरण। तो हम लोग जानेंगे समीकरण क्या होता है। ठीक है, तो आइए जानते हैं समीकरण क्या। अच्छा, समीकरण क्या है ये जानने से पहले आप थोड़ा सा पीछे रिवाइज कर लेंगे तो वो बेटर होगा। देखिए, सबसे पहली बात मैंने आपको बताया था कि चर क्या होता है, अचर क्या होता है, बीजीय व्यंजक क्या होता है, पद क्या होता है, बहुपद क्या होता है, ये सब की बातें हो गई थी पीछे। अगर आपको नहीं पता तो आप एक बार पिछला वीडियो को जाकर अच्छे से देख लें तो फिर वो आपको और क्लियर हो जाएगा। अब देखिए, समझिए थोड़ा सा। तो वहां पर मैंने आपको बताया था कि अगर आपको एक वी टाइप का शेप बनाना है, किस टाइप का? वी टाइप का शेप बनाना है। तो इस वी टाइप के शेप के लिए कितनी तीलियां लगेंगी? वी टाइप, वी प्रतिरूप, वी का एक प्रतिरूप, वी का एक प्रतिरूप, वी का एक प्रतिरूप। हो सकता है वीडियो थोड़ी लंबी हो, लेकिन मुझे उससे मतलब नहीं है, क्योंकि मुझे आपको कॉन्सेप्ट सिखाना है। मैं कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से सिखा के रहूंगा। ठीक है, वी का एक प्रतिरूप बनाने के लिए, बनाने, यहां से मैं लाइन खींच देता हूं, बनाने के लिए आवश्यक तीलियों की संख्या, आवश्यक तीलियों की संख्या। अच्छा, एक बात बताइए, तीलियों की संख्या, अगर आपसे मैं ये पूछूं कि माचिस की तीली से आप सभी वाकिफ होंगे, तो अगर आपको वी शेप, वी टाइप का एक शेप बनाना है तो आपको कितनी तीलियां लगेंगी? भाई जाहिर सी बात है, एक तीली आपको ऐसे रखनी पड़ेगी, एक तीली आपको ऐसे रखनी पड़ेगी, तब जाकर वो वी शेप लेगा। तो मेरे ख्याल से दो तीलियां, कितनी तीलियां? दो तीलियां। तो आपको भी जवाब होगा कि दो तीलियां लगेंगी, बहुत ही आसान है। तो अब हम लोगों ने क्या किया था कि हम लोगों ने एक फार्मूला, जनरल फार्मूला डिराइव किया था, मतलब एक व्यापक रूप बताया था कि हमको कितने भी वी शेप बनाने हो तो हम एक ऐसा फार्मूला बना दें जिससे कि हम उस फार्मूला पे रखें तीलियों की संख्या और हमारा प्रतिरूप आ जाए। ठीक है, तो अब देखिए, देखिए कैसे। अगर आपसे मैं पूछूं एक जनरल, तो वी के विभिन्न, अच्छा एक बात समझिए थोड़ा सा कि अगर आपको वी के ढेर सारे हैं, मतलब दो शेप बनाने हैं तो दो तीन कितना हो जाएगा? दो दूनी चार। फिर अगर तीन शेप बनाने हैं तो दो तीन छः, चार शेप बनाने हैं तो दो चौका आठ। मतलब क्या देख रहे हैं आप? दो का ही मल्टीपल होते चला जा रहा है। तो वी के विभिन्न, विभिन्न यानी कि ढेर सारे, वी के विभिन्न प्रतिरूप, वी के विभिन्न प्रतिरूप बनाने के लिए, बनाने के लिए आवश्यक तीलियों की संख्या। अब विभिन्न प्रतिरूप बनाने के लिए आवश्यक तीलियों की संख्या से कहने का मेरा मतलब ये है कि यहाँ पर कोई फिक्स नहीं है। आपका मन हो आप 10 बनाइए, आपका मन हो 20 बनाइए, आपका मन हो 50 बनाइए, आपका मन हो तो 100 बनाइए, लेकिन एक फार्मूला हम आपको डिराइव करके देना चाहते हैं तीलियों की संख्या। जरा समझिएगा, ये बिल्कुल उस तरीके से होता है जिस तरीके से आप जनरल डब्बा में सफर करें और क्या बोलते हैं, एक होता है आपका रिजर्वेशन वाला। तो रिजर्वेशन वाला जो होता है उसमें केवल और केवल वो आदमी सफर कर सकता है जिसके पास वो सीट अलॉट होती है या उस डब्बे का क्या होता है, टिकट होता है। तो बाद में वो रिजर्वेशन वगैरह करा लेते हैं टीटी से, अगर टिकट ना भी हो तो वो अलग की बात है। लेकिन एक जनरल वे में अगर आप बात करें तो रिजर्वेशन में सिर्फ वही आदमी जा सकता है जिसका पास उसकी टिकट हो। लेकिन जनरल डब्बे में क्या होता है, सब आओ, आपके रिजर्वेशन वाले भी जनरल में जा सकते हैं और जनरल वाले तो जनरल में जाएंगे ही। तो यहाँ मेरा ये कहने का मतलब है, ये जो आवश्यक तीलियों की संख्या, जैसे एक प्रतिरूप बनाने के लिए आवश्यक तीलियों की संख्या आप कहें दो, दो प्रतिरूप, प्रतिरूप यानी कि मिरर इमेज बनाने के लिए आवश्यक तीलियों की संख्या आप कह दें 4, तो ये क्या हो, सिर्फ ये दो के लिए ही सुटेबल है। मतलब अगर आप दो के लिए तो वो 4 लगेगा। क्या हम एक ऐसा फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं कि हम कितने भी प्रतिरूप बनाने के लिए तीलियां निकाल सकें? तो हम उसी के लिए एक तरीके से हम उसका जनरल फार्मूला निकालने का प्रयास कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? जनरल फार्मूला निकालने, मतलब इसमें कोई भी कितने भी प्रतिरूप बनाने के लिए फार्मूला आ जाए। तो हम देखते हैं यहाँ पर 2 रहता है, पीछे मैंने इसको आपको बाकायदे बताया है। तो यहाँ पर क्या कर देंगे 2n। अब आपको अगर एक प्रतिरूप बनाने हैं तो n की वैल्यू को 1 मान दे दीजिए, 2 प्रतिरूप बनाने तो n की वैल्यू को 2 मान दे दीजिए, 3 प्रतिरूप बनाने तो n की वैल्यू को 3 मान दे दीजिए, 4 प्रतिरूप बनाने तो n की वैल्यू को 4 मान दीजिए। तो जितनी भी तीलियों की संख्या होगी वो आपकी निकल आएगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप एक फार्मूला डिराइव कर सकते हैं। अच्छा, n क्या है? यहाँ n
प्रतिरूप, जहां n प्रतिरूपों की संख्या, n प्रतिरूपों की संख्या, कि भैया अगर आपको एक प्रतिरूप बनाना है तो n को आप 1 मान दीजिए, 2 प्रतिरूप बनाना तो n को आप 2 मान दीजिए, और जितने भी प्रतिरूप आपको बनाने उतना मान दे दीजिए, तो आपके लिए जितनी तीलियां जरूरी है उतनी तीलियां आ जाएंगी, और माचिस के डब्बे से आप उतनी तीलियां निकाल के उसको बना लेंगे। ठीक है। अब सिमिलरली इसी तरीके से अगर हम बात करें n का, ये n टाइप का आप डिजाइन ले लीजिए, ABCD तो आप सभी लोग पढ़े होंगे। n का एक प्रतिरूप बनाने के लिए, n का एक प्रतिरूप बनाने के लिए, n का एक प्रतिरूप बनाने के लिए आवश्यक तीलियों की संख्या, आवश्यक तीलियों की संख्या, तीलियों की संख्या, तो n का अगर एक प्रतिरूप बनाना, तो देखिए एक प्रतिरूप बनाने के लिए आवश्यक तीलियों की संख्या कितनी होगी, हम आप ही से पूछते हैं कितनी होगी। भैया 2 तीली आप ऐसे रखोगे, 1 तीली आप ऐसे रखोगे, तो 3 तीली, कितनी तीली, 3 तीली की आवश्यकता होगी। अब मेरी बात सुनिए, यहाँ पर भी हम चाहते हैं कि अगर हमको n का 5 प्रतिरूप बनाना है, 10 प्रतिरूप बनाना है, 15 प्रतिरूप बनाना है, तो कितनी तीली लगेगी। इन जनरल में अगर हम कहें, एक अगर व्यापक रूप में कहें, तो एक फार्मूला हम बनाना चाह रहे हैं जिससे हमको कितने भी प्रतिरूप बनाने हो तो हमारे लिए वो आ जाए। ठीक है। तो अगर यहाँ पर आप देखेंगे तो 3 फिक्स रहता है, अगर 2 प्रतिरूप बनाने हो तो 3 दूनी 6 हो गया, 3 त्रिका 9 हो गया, 3 चौक 12 हो गया। तो यही पर हम यहाँ पर भी हम लोग n का ही मान बनाते हैं, बस फार्मूला क्या हो जाएगा, 3n टाइप का हो जाएगा। तो यहाँ पर भी हम लिखते हैं n के विभिन्न यानी कि अब ये क्लियर नहीं है कितने बनाने हैं, विभिन्न प्रतिरूप बनाने के लिए आवश्यक तीलियों की संख्या, आवश्यक तीलियों की संख्या, तो क्या हो जाएगा भैया, 3n हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3n। अच्छा, आप लोगों में से कुछ लोगों को लग रहा होगा कि समीकरण बता रहे थे तो ये क्या बता रहे हैं, है ये समीकरण से जुड़ा, थोड़ी देर बने रहिए तो आपको ये समझ में आएगा क्यों मैं इसको क्यों पढ़ा रहा था। ठीक है। अब अगर मैं इसी टाइप में बात करूं m का एक प्रतिरूप बनाने के लिए आवश्यक तीलियों की संख्या, आवश्यक तीलियों की संख्या क्या होगी भैया, साफ साफ दिख रहा है, 4 तीलियों की आवश्यकता होगी, 1 2 3 4, तो 4 हो गया। ठीक है। और m के विभिन्न प्रतिरूप बनाने के लिए आवश्यक, m का विभिन्न प्रतिरूप, विभिन्न यानी ढेर सारे, जितने भी हमारे मन हो वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है, विभिन्न प्रतिरूप बनाने के लिए आवश्यक तीलियों की संख्या, आवश्यक यानी कि जरूरी, आवश्यक तीलियों की संख्या क्या हो जाएगी, आवश्यक तीलियों की संख्या यहाँ पर हो जाएगी 4n। अब आपको n की ही वैल्यू चेंज करनी है और आपको जितने भी प्रतिरूप बनाना है उसके लिए तीलियां मिलती जाएंगी। ठीक है। तो ये हो गया, क्या बोलते हैं कि आपको ये एक तरीके से जनरल फार्मूला मिल गया, व्यापक रूप मिल गया तीलियों की संख्या निकालने के लिए। अब यहाँ जहाँ n क्या है, जहाँ n प्रतिरूपों की संख्या है, प्रतिरूपों की संख्या है, ये जितने भी प्रतिरूप बनाने हैं उसी की तरह आप वैल्यू दे दीजिए। अब एक बात समझिए, n का मान हर बार बदल रहा है ना, पीछे हम आपको बताए थे कि जो बदले वो चर होता है। क्या होता है, n क्या है आपका, n आपका चर है जिसको हम लोग वेरिएबल भी बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि ये बदलेगा, वो डिपेंड करता है कि आपको कितने प्रतिरूप बनाने हैं। अब समझिए। ठीक है। अगर इसी बात को मैं थोड़ा सा घुमाऊं, ठीक है, अभी तक आप क्या कर रहे थे, अभी तक आप कर रहे थे कि आपको क्या बोलते हैं,
प्रतिरूप बनाने थे, आपको तीलियों की संख्या जो है ज्ञात करनी थी कि आपको कितनी तीलियों लगेंगी। आपको प्रतिरूप बस मिरर इमेज आपको उसकी फाइंड करनी थी, उसके लिए तीली कितने लगेंगे। जैसे 10 लगाने तो अगर n प्रतिरूप के 10 बनाने हैं प्रतिरूप तो 10 नहीं 30 हो जाता था। लेकिन अब मैं अगर आपसे कहूँ v प्रतिरूप के बारे में कि अगर यहाँ पर आपको तीलियों की संख्या दे दे, क्या करे, तीलियों की संख्या दे दे, तब आपसे कहे कि कितने प्रतिरूप इससे आप बना, मतलब जस्ट उसका उल्टा। तो आइए इस पर बात कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए 10 तीलियों से 10 तीलियों से v प्रतिरूप बनाने के लिए आवश्यक मान, ठीक है। मतलब आपको 10 तीली दे दिया और उससे आप v के कितने प्रतिरूप बना सकते हैं आपको ये बताना है, ठीक है। अब देखिए v के प्रतिरूप बनाने के लिए फार्मूला हम क्या डिराइव किए थे, अगर एक जनरल फार्मूला में बताएं तो ये था, तीलियों की संख्या के लिए फार्मूला था 2n। तो यहाँ पर तीलियों की संख्या v प्रतिरूप बनाने के लिए फार्मूला क्या है 2n, और यहाँ पर तीलियों की संख्या यहाँ पर भी क्या है, यहाँ पर तो 10 दी है, यहाँ पर आपको तीलियों की संख्या निकालने के लिए 2n फार्मूला लगाना पड़ता है, और यहाँ तीलियों की संख्या 10 दी हुई है। तो ये भी तीलियों की संख्या और ये भी तीलियों की संख्या, तो दोनों तीलियों की संख्या। अब जब दोनों v के ही तीलियों की संख्या है तो आप क्या करें, दोनों को बराबर कर दें, क्योंकि दोनों v के ही तो दोनों तीलियों की संख्या है, ठीक है। दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है ना, उसी तरीके से। तो ये भी v के तीलियों की संख्या और ये जो 10 है ये भी v के तीलियों की संख्या है। तो हम लोग क्या करें, जब दोनों ही तीलियों की संख्या है v के, तो दोनों आपस में बराबर कर दे, 2n बराबर 10। तो एक तरीके से ये आपको आई होप समझ में आया होगा कि ये कहाँ से आया। ये इसलिए आया क्योंकि ये भी v के तीलियों की संख्या थी और 10 जो था वो भी v के तीलियों की संख्या थी। अब यहाँ से आपको n का मान निकाल लेंगे। अब n का मान जब आप निकाल लेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि 10 तीलियों से v के कितने प्रतिरूप बनेंगे। आज दो आप में से बहुत से लोग इसको सॉल्व कर लेंगे, 75 करेंगे, 2 5 10। लेकिन एक बात ध्यान दीजिए, मैं आपको क्लास 6 के लेवल का पढ़ा रहा हूँ। किस लेवल का पढ़ा रहा हूँ, क्लास 6 के लाल दो। मैं इसको आगे आपको बताऊंगा कि कैसे इसको सॉल्व किया जाता है, ये आपको मैं क्लियर बताऊंगा। लेकिन फिलहाल यहाँ ये मान के चलता हूँ कि आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते। आप करना चाहे तो कर सकते हैं, ये 2 नीचे जाएगा, 2 5 10 और ये सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। लेकिन मैं अभी के इस केस में ये मान रहा हूँ कि आपको ये नहीं आता। चलिए अभी मैं आगे इसको अभी और डिटेल आपको बताऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कि अगर मान लेते हैं आपको n का प्रतिरूप बनाने के लिए आवश्यक तीलियों की संख्या पता है, विभिन्न प्रतिरूप क्या है 3n। अब इसका जस्ट उल्टा कर दे, अभी तक आपको प्रतिरूप बनाने थे, तीलियों की संख्या निकालते थे, अब आपको तीलियों की संख्या दे दे, तीलियों की संख्या दे दे। जैसे बोल दे 18 तीलियों से n के कितने प्रतिरूप बनेंगे, कितने प्रतिरूप बनेंगे। अब जरा समझिएगा, यहाँ पर भी वही काम होगा कि 18 तीलियों से, तो यहाँ पर n प्रतिरूप बनाने के लिए कौन सा तीलियों की संख्या के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, 3n। तो ये भी 3n, मतलब ये भी m के तीलियों की संख्या और ये भी n के तीलियों की संख्या। तो यहाँ पर भी हो जाएगा 3n = 18। अब क्या हो जाएगा, 3 छंग 18। ये आप कर सकते हो, आल्दो मैं इसको आगे सिमिलरली इसी तरीके से आप m का भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये दोनों जो आया, ये दोनों प्रतिबंध आए। क्या है, प्रतिबंध, यानी कंडीशन आई। किसके लिए कंडीशन आई कि अगर आपको भैया 10 तीलियां दे गए हैं तो उसमें v के कितने प्रतिरूप बनेंगे, तो आपको वो डिसाइड कौन करेगा, n का मान डिसाइड करेगा कि क्या कितनी तीलियां 10 तीलियों से कितने प्रतिरूप बनेंगे। सिमिलरली यहाँ पर भी n का मान ही डिसाइड करेगा कि 18 के तीलियों से जो है n के कितने प्रतिरूप बन पाएंगे, ठीक है। मान लेते हैं आपको मेथड नहीं आता, तो हम लोग यहाँ पर ट्रायल एंड एरर मेथड यानी प्रयास त्रुटि और प्रयत्न विधि से इसको करने की कोशिश। तो आइए करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे n का मान, थोड़ा सा बने रहिए, बहुत अच्छा समझ में आएगा। n का मान, फिर यहाँ पर 2n का मान, फिर यहाँ पर आएगा प्रतिबंध संतुष्ट है या नहीं। प्रतिबंध यानी कंडीशन। भाई हमने एक कंडीशन ही तो डेराइव किया, और क्या डेराइव किया है, ठीक है। प्रतिबंध संतुष्ट है या नहीं।
अब जरा समझिएगा, अब हम लोग यहाँ पर n का मान बदलते जाएंगे और अपना काम देखेंगे कहाँ पर हमारा n संतुष्ट होता है। तो जहाँ पर हमारा n संतुष्ट होगा उतने ही प्रतिरूप बन पाएंगे, क्योंकि n क्या था जब हम शुरू किए थे वीडियो तो उसमें बताए थे ना n क्या है, प्रतिरूपों की संख्या है। ठीक है, तो अब क्या n का मान चलिए हम पहले 1 रख देते हैं। क्या रख देते हैं? 1 रख देते हैं। ठीक है, तो जब हम 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा 2n, तो क्या हो जाएगा 2n को थोड़ा सॉल्व कीजिए, 2 × 1 तो बराबर 2 हो जाएगा, बराबर 2। प्रतिबंध संतुष्ट है, यानी 10 आना चाहिए ना भाई, एकदम तराजू के पलड़े की तरह होता है, जो इधर जितना इधर रहे उतना इधर, तभी दोनों तराजू बैलेंस माना जाएगा। तो प्रतिबंध संतुष्ट है या नहीं, तो आपका जवाब होगा नहीं संतुष्ट है भैया। ठीक है, अब हम n के मान को 2 ले लेते हैं। क्या करते हैं? 2 ले लेते हैं। तो जब 2 लेंगे, अब इस प्रतिबंध को देखिए, कंडीशन को देखिए, एक कंडीशन ही तो, अब ये ना कंफ्यूज होइएगा कि ये प्रतिबंध क्या है, ये कंडीशन ही तो बनाए हैं, 2 × 2 तो ये कितना हो गया 4। अब भी प्रतिबंध संतुष्ट है, कंडीशन संतुष्ट है? नहीं है, 10 आना चाहिए, तो नहीं, तो ये नहीं हो गया। अब देखिए थर्ड, अब हम लोग n का मान 3 ले लेते हैं। तो 3 जब ले लिए तो ये हो गया 2n = 2 × 3 = 6। अभी भी संतुष्ट नहीं है कि है? नहीं है, 6 और 10 आना चाहिए, जबकि 6 आया। अब देखिए 4 ले लेते हैं। ठीक है, तो 2n = 2 × 4 = 8। अभी भी कंडीशन संतुष्ट नहीं है। अब देखिए 5 ले लीजिए, 2 × 5 सॉरी इसको ऐसे लिखना चाहिए था ना मुझे, 2n = 2 × 5 = 10। तो संतुष्ट है? हाँ भैया, 10 आ गया। तो n का मान क्या होना चाहिए? 5। अच्छा, क्या केवल एक ही मान आएगा? चलिए और रख कर चेक कर लेते हैं। 6, तो 6 रखे तो 2n = 2 × 6 = 12। तो संतुष्ट नहीं है, इस बार भी 10 आना चाहिए। तो केवल आपकी जानकारी के लिए बता दें कि केवल और केवल एक मान ही मिलेगा जो इनको संतुष्ट करेगा। तो यहाँ पर हम लोग एक n का मान निकाल रहे थे, किसके लिए? 2n, एक कंडीशन 2n = 10 के लिए। तो हम पाए थे कि जब हम n का मान 5 रख दें तभी ये समीकरण ये प्रतिबंध संतुष्ट होता है, क्योंकि समीकरण तो भी हमको पता नहीं क्या होता है, हम तो प्रतिबंध जानते हैं। कंडीशन हमने बना दी थी कि आपको कितने प्रतिरूप मिलेंगे। तो वास्तव में जानिए कि समीकरण और कुछ नहीं, एक टाइप का प्रतिबंध, यानी एक तरीके की कंडीशन ही होती है। तो अब देखिए हमने यहाँ इसकी परिभाषा लिखी है, तो आइए हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, एक समीकरण समता सूचक चिन्ह युक्त बीजीय व्यंजक पर एक प्रतिबंध है। तो एक समीकरण और कुछ नहीं है, समता सूचक चिन्ह युक्त, मतलब समानता का चिन्ह लगे हुए और उसमें बीजीय व्यंजक भी होना चाहिए। ठीक है, दोनों साइड हो सकते हैं, यहाँ तो एक ही साइड नहीं है। बीजीय व्यंजक क्या है? ये है आपका बीजीय व्यंजक n। तो ये क्या है? एक तरीके का समता सूचक चिन्ह युक्त क्या है? एक तरीके का बीजीय व्यंजक है, कंडीशन ही है, जिसमें चर के एक विशिष्ट मान, मतलब जिसमें चर का हम एक स्पेशल वैल्यू देंगे विशिष्ट मान के लिए। व्यंजक बोल रहे हैं या समीका बोल रहे हैं, जहां पर चर आ जाते हैं वो व्यंजक हो जाता है। व्यंजक के दोनों पक्ष का मान समान होता है, चर का यह मान समीकरण का हल कहलाता है। मतलब इतना सब कहानी बताने का बस आशय ये है कि जो आपका समीकरण होता है उसमें समानता का चिन्ह होता है, उसमें बीजीय व्यंजक होते हैं, और वो एक तरीके का कंडीशन होता है। क्या होता है? कंडीशन होता है। और इस चर के मान को सब संतुष्ट नहीं कर पाएंगे, सब संतुष्ट नहीं, एक स्पेशल वैल्यू ही इस चर के मान से रखने पर इसका जो है ये संतुष्ट होने का मतलब क्या हुआ? दाया पक्ष बराबर होगा बायां पक्ष। तो इस केस में यहाँ पर n का जो स्पेशल वैल्यू है वो क्या है? 5 है। क्या है? 5 है। तो ये तभी संतुष्ट होगा। अगर आपको ये परिभाषा नहीं देनी है तो एक परिभाषा और दे सकते हैं। एक समीकरण क्या होता है? तराजू के पलड़े की तरह होता है। किसके तरीके से होता है? तराजू के पलड़े की तरह। तो जितना इधर वस्तु जितने किलो की रखी है उतने किलो के इधर बांटो, तभी वो संतुष्ट माना जाएगा। जरा अगर आप समझें तो आप जानेंगे कि अगर यहाँ पर देखें 2n है तो इधर 10 किलो होना चाहिए ना, इसका मान क्या होगा? 10 तभी हो पाएगा जब यहाँ पर 10 होना चाहिए। मतलब n का जब यहाँ पर n का मान 5 रखेंगे तभी ये 10 होगा। ये कहाँ से आया? ये पीछे से आया था। कहाँ पर? जब हमने 10 तीलियों से कितने प्रतिरूप बनेंगे ये क्वेश्चन खुद से किया था ना, तो यहाँ पर हमको 10 चाहिए, इस पलड़े में हमको
10 किलो के बराबर करना है तो n का मान 2 किलो अगर बढ़ाने पे तो यहाँ पर 10 किलो के बराबर नहीं होगा, तो यहाँ पर भी नहीं हो पाएगा, यहाँ पर भी नहीं हो पाएगा, यहाँ पर नहीं हो, लेकिन यहाँ पर हो पाएगा। तो समीकरण आप मोटा मोटा जानिए, समीकरण क्या होता है, एक समता सूचक चिन्ह युक्त एक बीजीय व्यंजक होता है जिसमें जो चर का एक स्पेशल वैल्यू होती है जो उसको संतुष्ट करती है, और ये स्पेशल वैल्यू उस समीकरण का क्या कहलाता है, हल कहलाता है। आई होप आपको समीकरण क्लियर होगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।